हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। और आज के लेक्चर में हम करेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। अब गोलीय दर्पण पता नहीं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि गोलीय दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर आप देखकर फिर यहाँ पर आओ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, आपको ज़्यादा बेहतर से चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि सब चीजें यहाँ देखो यार, जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, फिजिक्स में सारी चीजें क्या करती है वो रिलेट करती रहती हैं। अगर आप पिछला लेक्चर पढ़ोगे तो उसके बाद वाला लेक्चर आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और अवतल दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। अब वो क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसको अभिसारी क्यों बोलते हैं, दूसरे वाले को अपसारी क्यों बोलते हैं, ये सारे रीजन जानने के लिए आपको इससे पहला वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। और आप देख कर आओगे तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको फील होगा। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। और आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, गोलीय दर्पण हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो दोनों के द्वारा अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहले हेडिंग लगा लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, हेडिंग लगा लो कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि अवतल दर्पण द्वारा हम कैसे प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो प्रतिबिंब को बनाने से पहले हमारे कुछ रूल होते हैं कि उस रूल पे हम चलकर क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बहुत आसानी से बना ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे बेसिकली 3-4 रूल होते हैं। उन 3-4 रूल को अगर आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे तो प्रतिबिंब बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो, इसमें सबसे पहला रूल क्या होता है, अवतल दर्पण बना रहे हैं तो अवतल दर्पण की परिभाषा याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि अवतल दर्पण हमारा किस प्रकार से बनता है। तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि अवतल दर्पण किसे कहते थे, कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता था और उभरे हुए तल पर कलई की होती थी, पालिश की होती थी, तो उस दर्पण को हम क्या बोलते थे, अवतल दर्पण। ऐसे देखो, ये हमारा दर्पण क्या कहलाएगा, अभी कुछ नहीं है, ये तो कांच है सीधा सीधा। अभी बाहर की तरफ से हम पालिश कर देंगे तो अब ये दर्पण हमारा क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पर हमारा F हो जाएगा और यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान रखो कि जब भी तुम P और F को मानना तो हमेशा देखो, पिछले लेक्चर में बताया था कि सारी दूरियों को कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से जितना दूरी P से लेकर F होनी चाहिए उतनी दूरी F से लेकर C होनी चाहिए। हमारी दूरी थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी क्योंकि हमारे पास कोई पटरी स्केल तो है नहीं, हम वैसे ही रखते हैं। लेकिन आप जब भी बनाओ तो हमेशा क्या करना, P से लेकर F और C से लेकर F से लेकर C तक की दूरी को हमेशा क्या करना, बराबर। क्योंकि एक रिलेशन होता है कि हमारा F बराबर होता है R/2। ये हमने भी प्रूफ नहीं किया है, इसके आगे वाले लेक्चर में इस चीज को भी हम पढ़ेंगे। तो फोकस दूरी जो होती है, स्मॉल f मतलब क्या होता है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है, आधी। और वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अगर मान लो वक्रता त्रिज्या तुम्हारी 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण में बनाते समय ध्यान रखना, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में, कि हमेशा जितनी दूरी P से लेकर F रखना उतनी दूरी F से लेकर कहाँ रखना, C। तो प्रतिबिंब जो होगा तभी हमारा सही प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या होता है कि अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर जाएंगी, फोकस से होती हुई जाएंगी। पहला नियम हमारा ये है कि जब भी कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो जब उसका परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद हमेशा कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होता हुआ जाएगा। दूसरा नियम हमारा क्या होता है कि अगर मान लो ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, यहाँ से ये हमारा F हो गया और यहाँ से ये हमारा C। मैं अंदाजा रख रहा हूँ लेकिन आप लोग इस दूरी को क्या रखना, बराबर। अब ये तो पता होगा ना कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव। ये ध्रुव होता है, ध्रुव किसे कहते हैं। अब नहीं पता तो फिर से मैं कहूँगा आप पिछला लेक्चर देख के आओ, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप जब तक पिछला आपको नहीं आएगा तब तक अगला आपको कभी समझ में आने वाला नहीं है। यहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे। इवन मैं यहाँ तक ये बताऊँ आपको कि आपके फिजिक्स में जो 10th में है वो बेसिकली मेन 4 चैप्टर है हमारा। 5वां भी होता है चैप्टर और बी की मेन हमारा 4 है यहाँ पे, जिसमें 2 चैप्टर जो होता है वो फिजिक्स के ऑप्टिक्स के पार्ट से लिया गया है और लास्ट के दो चैप्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है।
ये पहले लेक्चर में मैंने सारी बातें बताया था कि ऑप्टिक्स ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले लेक्चर का जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पहला चैप्टर, इस पहले चैप्टर का जो पहले लेक्चर में मैंने बातें बताई थी उन बातों का इस्तेमाल मैं दूसरे चैप्टर के आखिरी लेक्चर में भी करूँगा। पूरे ऑप्टिक्स में वो सारी बातें हमारी इस्तेमाल होंगी, तो अब वो बातें आपको आनी चाहिए। इसीलिए आपको बोलता हूँ बार बार कि आप पिछला लेक्चर देखकर तब यहाँ पर आओ तो आपको बेहतर समझ में आता है, ठीक है। तो खैर देखिए, अगर मान लो कोई भी ऐसी किरण है जो किरण हमारी कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से अगर कोई भी किरण हमारी फोकस से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा कैसे हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम हमारा क्या होता है, तीसरा ये मान लो कि ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष तो यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर ये F हो गया और यहाँ पर ये हमारा C। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो ये किरण जिस मार्ग पे जाती है उसी मार्ग पे वापस क्या होती है, लौट आती है। जिस मार्ग पे जाएगी उसी मार्ग पर वापस क्या होगी, लौट आएगी। ये तीसरा नियम है। एक चौथा नियम भी होता है हमारा। चौथा नियम क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, बनकर सही बना लेता हूँ। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये P है, यहाँ पर ये हमारा F है और यहाँ पर ये हमारा C है। लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो अगर मान लो कोई भी किरण है जो सीधा कहाँ पर जाके पड़ती है, ध्रुव पर जाकर पड़ रही है। अगर ध्रुव पर जाकर पड़ रही है तो जो सबसे पहली किरण पड़ती है उस किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आपतित किरण और इस मुख्य अक्ष के बीच का अगर कोण बनता है थीटा, तो नीचे की तरफ जो हमारी किरण जाएगी परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का कोण भी कितना बनना चाहिए, थीटा बनना चाहिए। लेकिन समान कोण से नीचे की तरफ क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये चार नियम हमें ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज को देखो है तो परावर्तन का नियम भी तो लागू हो रहा है। देखो कैसे, ये आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ा वो बिंदु क्या कहलाया, आपतन बिंदु। तो ये बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु। अब परावर्तन हम कैसे कराते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। परावर्तन याद है ना कैसे कराते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हैं। अच्छा, गोलीय दर्पण में अगर अभिलंब खींचना हो तो उस बिंदु को हम कहाँ से मिलाते हैं, वक्रता केंद्र C से। देखो ये PC से मिला हुआ, तो यही हमारा PC जो मुख्य अक्ष वाली रेखा है, यही मुख्य अक्ष वाली रेखा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और लंब हो गया, उसके बाद परावर्तित कर जाएगा। तो देखो ये आपतन कोण और ये कोण क्या जाएगा, परावर्तन कोण। और हमेशा हमने बताया था कि आपतन कोण I होता है, आपतन कोण जो होता है I वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कि जहां पर भी परावर्तन होगा हमेशा नियम लगेगा, परावर्तन के लिए हमारा ये कहलाता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के कैसा होता है, बराबर। तो अगर देखो यहाँ से कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ से भी कोण कितना बनेगा, थीटा। बात समझ में आया जो बोला। अरे देखो ये आपतित किरण हो गया, ठीक। ये हमारा नाम दे देते हैं कि ये R P क्या हो गया, आपतित किरण। और ये हो गया P आपतन बिंदु। हमें अभिलंब खींचना होता है गोलीय दर्पण के किसी भी बिंदु पर, तो उस बिंदु को कहाँ से लाते हैं, वक्रता केंद्र C से। तो ये देखो पहले से वक्रता केंद्र C से मिला हुआ है, तो यही जो हमारा PC जो था मुख्य अक्ष, यही हमारा इस बिंदु पर क्या बन जाएगा, अभिलंब। तो ये कोण देखो आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब के बीच का कोण कितना हो गया, I। और अभिलंब के बीच का कोण I, तो ये हमारा परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच का कोण कितना होगा, R। तो I किसके बराबर होता है, R के। तो अगर मान लो ये थीटा तो ये भी हमारा कितना होगा, थीटा। तो ये हमारे चार नियम यहाँ से होते हैं। तो इन चारों नियमों की मदद से हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को बनाएंगे, ठीक है। चार नियम नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, उसके बाद हम आते हैं कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। नोट कर लिया, चलिए। देखो अभी तो हम 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनाएंगे और लास्ट में एक बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताएंगे जिससे आप क्या करोगे, 6 प्रकार के प्रतिबिंब को एक ही बार में याद करोगे, ज़्यादा कोई दिक्कत हमारी होगी नहीं यहाँ पर, ठीक। देखो सबसे पहला हमारा पहला क्या होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु हमारी अनंत पे होगी तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। देखो ये मान लो हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर P हो गया, ये यहाँ पर F हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, C हो गया। वस्तु को कहाँ रखना है, अनंत पे। तो वस्तु को यहाँ पर हमने अनंत पे वस्तु को कहीं पर रख दिया। अब देखो एक अजम्पशन मान लो कि होता है हमारा
कि अगर कोई भी किरण वस्तु अनंत पे होती है तो अनंत से आने वाली किरणों को हमेशा हम कैसे मानते हैं, मुख अक्ष के समांतर। तुम ना मानोगे तब भी बन जाएगा, लेकिन मान लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब तब भी सेम बनता, कोई फर्क इसमें नहीं होता है। तो अनंत से आने वाली किरण मुख अक्ष के समांतर होगी, तो मान लो पहली किरण यहाँ से चली और ये किरण हमारी क्या होगी, मुख अक्ष के समांतर। अब पहला नियम याद करो कि अगर कोई भी किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो अब परावर्तन के पश्चात ये किरण हमारी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। इसको मान लेते हैं ये हमारा फोकस है, ये पहली किरण हमारी निकल के आ गई। अब आप पहला लेक्चर याद करो कि हमने प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या परिभाषा बताया था, कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या थी, कि जहां पर दो किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन, अब चूंकि यहाँ परावर्तन हो रहा है तो कहेंगे परावर्तन के पश्चात किरणें जहां पर जाकर मिलती हैं वही बिंदु हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमें 4 नियम पढ़े थे, तुम चारों नियमों में से कम कोई भी 2 किरण तुम खींचो, 2 नियम लगाओ, और दोनों नियम लगाने के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु पर जाकर दोनों मिलेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब की परिभाषा याद है, सबसे पहले लेक्चर में लिखवाया था कि किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वही बिंदु हमारा उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहलाता है। याद है ना। अब 2 प्रकार का होता था, अगर दोनों वास्तव में मिलेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होंगी तो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, वास्तविक, क्योंकि दोनों हमेशा वास्तव में क्या होंगे, मिलेंगी। अब देखो दूसरी किरण आएगी तो वो दूसरी किरण चूंकि अनंत से आएगी तो वो भी कैसा होगा, मुख अक्ष के समांतर। और मुख अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती हैं। तो दोनों किरणें हमारी कहाँ पे कट गई हैं, फोकस पर। अब ये आगे नहीं बढ़ रहा, वो आगे दिखा दिए है कि एक किरण यहाँ से गया, एक किरण यहाँ से गया, लेकिन दोनों किरणें यहीं पर आकर क्या होती है, इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा। ये आगे वाली तुम ना खींचो तब भी तुम्हारा सही है, बस यहीं पर खत्म कर दो। वो तो हम आगे खींच देते हैं ताकि पता चले कि कौन सी किरण हमारी कहाँ से जा रही है, बस इतने के लिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। अब देखो हमें इसकी प्रकृति लिखनी है कि प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति में 3 बातें लिखनी होती है। सबसे पहला चीज कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी। तो अगर किरणें वास्तव में कटेंगी तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। यहाँ देखो वास्तव में कट रही है तो पहला जो हो जाएगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा। मैंने बताया था कि आंख मूंद कर लिखो, अगर वास्तविक है तो उल्टा, आभासी है तो सीधा। तो अब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा हमें लिखना होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है। तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बन रहा है, फोकस एफ पर। दोनों किरणें फोकस पे मिल रही है तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। और तीसरा जो हमारा यहाँ पर है, तीसरा लिखना होता है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है या छोटा। अब देखो अनंत में रखी हुई वस्तु तो हमारी बहुत बड़ी होती है और ये प्रतिबिंब बिंदु साइज का बन रहा है, तो हम लिखेंगे कि प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब बहुत छोटा। प्रतिबिंब जो होगा वो बहुत छोटा, लगभग कैसा बनता है, बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। लगभग प्रतिबिंब कैसा बनता है, बिंदु साइज का प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनता है कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो यही हमारा पूरा रे हो जाएगा, रे डायग्राम हो जाएगा। और ये 3 प्रकृति हमें लिखना होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। अब एग्जाम में तुम पूरी बातों को लिखना अगर आ गया बोर्ड में तो वो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब फोकस एफ पर बनेगा, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा, लगभग कैसा बनेगा, बिंदु साइज, हाईली डिमिनिश्ड, बस हो गया, ठीक है। दूसरा आ जाओ। दूसरा हमारा क्या है कि जब वस्तु F हुआ, नहीं सही, जब वस्तु अनंत हुआ C के बीच, वस्तु अनंत हुआ C के बीच होगा तब हमारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अब देखो वस्तु को धीरे धीरे हम अंदर की तरफ लेकर आ रहे हैं। देखो ये हमारा बन गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का हो गया हमारा मुख अक्ष, ये P हो गया, यहाँ पर ये F हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, C। वस्तु को थोड़ा और अंदर लेकर आओ, अनंत और C के बीच में यहाँ पर हमने क्या किया, वस्तु को रखा। अब 2 नियम यहाँ पर हमें लगाना है। पहला नियम हम क्या लगाते हैं कि किरण कैसी जा रही है, मुख अक्ष के समांतर। और मुख अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होती हुई जाएगी। और दूसरी किरण को हम कहाँ से लेकर चले जाते हैं, फोकस से। अगर किरण फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो कैसी हो जाती है, मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये किरण जो होगा, ये किरण हमारा कैसा हो जाएगा, मुख अक्ष के समांतर जाएगा। तो अब दोनों किरणें इस बिंदु पर आकर कट रही हैं तो यहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा।
ये आगे बढ़ाओ ना बढ़ाओ उसको कोई मतलब नहीं, जहाँ पर दोनों किरणें कटती हैं बस उसी बिंदु की हमें आवश्यकता होती है कि दोनों किरणें इस बिंदु पर कट रही हैं और जहाँ पर कटेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। यही हो गया इसका रे डायग्राम। इसका रे डायग्राम हो गया। हाँ, तीर लगाना मत भूलना, तीर से ही पता चलेगा कि कौन सी किरण हमारी किधर जा रही है। अगर बाई चांस उससे भी कोई छूट जाए तो तुम लोग तीर लगा लेना। इसे कोशिश करूंगा छोटा, लेकिन हो सकता है बाई चांस। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रकृति लिखनी है तो प्रकृति लिखते हैं वापस। प्रकृति में सबसे पहला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, क्योंकि दोनों किरणें वास्तव में कट रही है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। दूसरा कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब सी व एफ के बीच। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सी व एफ के बीच में बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच में। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। अब देखो अगर हम क्या करें, इसको हटाकर यहीं पर क्या करते हैं, किसी एक आदमी को खड़ा कर देते हैं। ऐसे किसी एक आदमी को खड़ा कर दें तो इसका प्रतिबिंब जानते हो कैसा बनेगा, ये आदमी सर इसका नीचे हो जाएगा और पैर इसका कहाँ हो जाएगा, ऊपर। ऐसे ही प्रतिबिंब इसका जो होगा वो बनेगा। वास्तव में अगर आप देखोगे अवतल दर्पण में तो ऐसे ही प्रतिबिंब बनेगा। सीधा खड़ा रहोगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा कैसा बनेगा, पूरा का पूरा उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि वास्तव में बनता, दोनों किरणें वास्तव में मिल रहे हैं तो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, ये हो गया दूसरा। तीसरे पे आ जाते हैं, वस्तु को और करिए। अच्छा देखो इस अवतल दर्पण में खास बात देखोगे, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा तो वहाँ भी देखा होगा कि जैसे जैसे वस्तु को मैं और करीब लेकर जाऊंगा प्रतिबिंब और दूर भागता जाएगा और पहले के मुकाबले बड़ा प्रतिबिंब बनता चला जाएगा। अगर हम वस्तु को इधर ले जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं ले जाएंगे तो प्रतिबिंब दाएं से कहाँ भागेगा, बाएं। और हर बार पहले के मुकाबले प्रतिबिंब कुछ क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अगले केस में देखते हैं कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो जाए, कि जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर। वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, सी पर। तो देखो ये मान लो कि ये मान को लिया होता है भी ये हमारा अवतल दर्पण है। ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर P, यहाँ पर ये हो गया F, यहाँ पर ये हो गया C। फिर से मैं कह रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना प्रतिबिंब बनाते समय कि PF और CF की दूरी क्या हो, बराबर, तभी तुम्हारा सही प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि हमेशा F बराबर क्या होता है, R/2, यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, वस्तु को कहाँ रखना है, यहाँ पर हमें रखना। मान लो कि यहाँ हमने एक वस्तु को C पर उठा कर रख दिया। पहली किरण को कैसे ले जाते हैं, उल्टा हो गया, उल्टा ही बना दिया, इसका चेहरा सीधा कर देते हैं। ठीक, देखो पहली किरण को हम कैसे ले जाते हैं, कैसा अजीब लगेगा यार, सर सीधा, पूरा शरीर सीधा और सर उल्टा हो जाए, आँख यहाँ आ जाए, नाक यहाँ पहुँच जाए, वैसे ये बना हुआ था हमारा। चलो देखो यहाँ पे ये हमारा मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और दूसरी किरण को हम कहाँ से लेकर जाते हैं, दूसरी किरण को हम लेकर चले जाते हैं फोकस से। दूसरी किरण को हम फोकस से लेकर जा रहे हैं, तो फोकस से ले जाएंगे तो ये दोनों किरणें हमारी कुछ इस बिंदु पर आकर मिलेंगी। और जो फोकस से जाएगा तो परावर्तन के पश्चात ये कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। ये परावर्तन के पश्चात ये किरण हमारा कैसा होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा। तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, कुछ उल्टा प्रतिबिंब इस प्रकार से, हमारा कुछ उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर आकर क्या होगा, बनेगा। ये कुछ उल्टा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। जस्ट इसका उल्टा कर दो तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर आकर बनेगा। ठीक, अब देखो मैं एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं बन पा रहा है क्योंकि पटरी प्रकार कुछ है नहीं यार। तुम बनाओगे तो जितना ही बड़ा ये बनेगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, ये प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसकी प्रकृति लिखनी है, तो इसकी प्रकृति में फिर वही तीन बातें लिखो। पहला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वास्तविक। और दूसरा वास्तविक कैसा होगा, उल्टा। देखो जस्ट उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा। यानी प्रतिबिंब वस्तु को सी पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, सी पर। और तीसरा हमारा होता है, तीसरा हमारा हो जाएगा कैसा बनेगा, तो वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के साइज का, वस्तु के बराबर साइज। इसे लिखो कि वस्तु के बराबर साइज।
वस्तु जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारे 3 प्रतिबिंब यहाँ पे निकल के आ गए कि जब वस्तु को अलग अलग स्थिति पर रखोगे तो प्रतिबिंब हमारे किस प्रकार से बनते हैं। चलिए वीडियो को रोक के नोट कर लीजिए, एक बार आगे बढ़ते हैं। इसके नोट कर लिया। चलिए इसके बाद चौथा केस है, चलो देखो वस्तु को थोड़ा और अंदर लेके जाओ। तो चौथा केस हो जाएगा कि जब वस्तु सी पर था तो सी व एफ के बीच हो, सी व एफ के बीच हो, वस्तु सी और एफ के बीच में, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। ये हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर क्या हो गया C। ठीक, वस्तु को अब की बार कहाँ रखना है, वस्तु को यहाँ पर उठा के रखना है। तो अब देखो हमने वस्तु को यहाँ पर उठा के, वस्तु का मतलब कोई भी आदमी कुछ भी हो सकता है, तो हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। पहली किरण कैसे लेकर जाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। और दूसरी किरण को कहाँ से लेकर जाते हैं, फोकस से लेकर जाते हैं, तो परावर्तन के पश्चात ये कैसा हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर होगा तो ये दोनों किरणें हमारी जिस पॉइंट पर आकर कटती हैं, ये दोनों किरणें हमारी जिस पॉइंट पर आकर कटेंगी वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो इस बार जो आदमी का प्रतिबिंब बनेगा वो आदमी का प्रतिबिंब पहले के मुकाबले कैसा बनता है, बड़ा। ये तीर हो गया कि यहाँ से किरण यहाँ गई है, यहाँ से किरण हमारी यहाँ गई है। ठीक है, अब इन दोनों दूरियों को आपस में क्या रखना, बराबर। थोड़ा सा इधर कर लो ताकि ये बराबर लगे। ठीक है, चलो दोनों क्या हो गई, हमारी बराबर हो गई है। तो यहाँ पर जाकर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब इसकी प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति में फिर वही 3 चीजें। पहला कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा। दूसरा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच कहीं पर बनेगा। और तीसरा जो होगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होगा इस केस में वस्तु से कैसा बन गया, हमारा बड़ा प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया। तो ये हमारा तीसरा केस था। चौथे केस पर आते हैं, सर चौथा केस था, 5वें पर आते हैं कि जब वस्तु हमारी कहाँ पर हो जाए, F पर। जब वस्तु F पर हो, अगर वस्तु F पर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये देखो, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये P, यहाँ पर हो गया F और यहाँ पर हो गया हमारा C। वस्तु को कहाँ रखना है, वस्तु को रखना है F पर। अब सिंगल लाइन खींच दे रहा हूँ, ये हमारा क्या हो गया, F हो गया, ये हमारा F हो गया, बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा क्या हो गया, एक आदमी F पर आके खड़ा हो गया। तो पहली किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये एग्जैक्ट मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर। तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। अब दूसरी किरण को देखो, फोकस से तो ले नहीं जा सकते हैं, तो दूसरी किरण को कहाँ से लेकर जाते हैं, ध्रुव से लेकर जाते हैं। तो जितना कोण यहाँ बनाएगा उतना ही कोण नीचे की तरफ बनाते हुए इसको निकाल देंगे। तो अब ये दोनों किरणें हमारी कैसी जाती है, समांतर चली हुई चली जाती है। ये दोनों किरणें हमारी कहीं पर मिलेंगी नहीं, ये दोनों किरणें हमारी कैसी आएंगी, समांतर। चाहो तो किरण को कहाँ से लेकर चले जाओ, वक्रता केंद्र से लेकर जाओगे तो वो किरण भी हमारी कैसी होगी, समांतर। अब अगर 2 किरणें समांतर होती हैं तो वो दोनों किरणें तो हमारी कहीं पर जाकर मिलेंगी नहीं। तो हम मान लेते हैं ऐसा, वास्तव में एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये दोनों किरणें हमारी कहाँ पर जाकर मिल रही होंगी, अनंत पर। तो तुम्हारा प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर बनेगा, कहीं अनंत पर जाकर प्रतिबिंब हमारा बन रहा होगा, ये मान लिया जाता है। अब चूंकि दोनों किरणें वास्तव में जा रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। तो प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब हमारा कैसा हो जाएगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमारा हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो प्रतिबिंब, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल में प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई कभी नहीं देगा तुम्हें, क्योंकि तुम एक्चुअल में तुम देखो खुद सोचो कि अगर 2 किरणें ऐसे समांतर जा रही तो क्या दोनों किरणें कभी मिलेंगी, नहीं। और हमने क्या कहा है कि जहाँ पर 2 किरणें मिलेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके हिसाब से तो कहीं प्रतिबिंब बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि ये दोनों किरणें अनंत में जाकर कहीं पर मिल रही होंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा होगा, हमारा अनंत में प्रतिबिंब हमारा बन रहा होगा। तो अब देखो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा हो गया। दूसरा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब अनंत पर।
प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? अनंत पर। और तीसरा, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमारा यहाँ से प्राप्त होता है। वस्तु से बड़ा नहीं, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमारा क्या होता है? प्राप्त होता है। छठा केस लास्ट में जाते हैं कि जब वस्तु हमारा कहां पर हो जाए? F व P के बीच, वस्तु F व P के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां से बनेगा? ये केस ध्यान देना, एकदम अलग केस है और ज्यादा ही पूछा जाता है। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। यहाँ पर ये अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये P है, यहाँ पर ये F है और यहाँ पर ये हमारा क्या है? C है। वस्तु को इसके बीच में रखना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को उठाकर रख दिया, ठीक। अब यहाँ से पहली किरण को हम कैसे ले जाते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर तो किरण कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से। और दूसरी किरण को हम क्या करते हैं कि ध्रुव से लेकर चले जाते हैं। जब दूसरी किरण को हम ध्रुव से लेकर जाएंगे तो यहाँ जब परावर्तन होगा तो परावर्तन के पश्चात दोनों किरणें हमारी कैसी होती हैं? फैलती हुई जाती हैं। अब ये दोनों किरणें अगर आगे की तरफ फैलती हुई जाएगी तो पीछे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं जाकर दोनों किरणें मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों किरणों को सीधे पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं। दोनों किरणों को सीधे पीछे की तरफ बढ़ाते चले जाते हैं और बढ़ाने पर ये दोनों किरणें किसी न किसी बिंदु पर जाकर क्या होती है? मिल जाती है। और जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वहीं पर हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उसी बिंदु पर हमारा क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। अब देखो क्या ये किरणें वास्तव में मिल रही है? नहीं, ये तो वास्तव में बाहर की तरफ फैलती हुई जा रही है। जबरदस्ती पीछे बढ़ाने पर क्या हो रहा है? मिल रहा है। अगर वास्तव में नहीं मिल रहा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो अब यहाँ में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। तो इसकी प्रकृति में यही एक छठा केस ऐसा होता है जिसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, मतलब आभासी बनता है, बाकी सबके मुकाबले उल्टा बन रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। दूसरा कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है। और तीसरा कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखो कभी हो सकता है कि तुमने इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तीनों बात आनी चाहिए बस। बाकी कहाँ ऊपर नीचे लिख रहे हो इससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ने वाला है। तो अवतल दर्पण द्वारा ये 6 प्रकार के हमारे प्रतिबिंब बनते थे। ये 6 प्रकार के प्रतिबिंब हमारे निकल के यहाँ से आ गए। ठीक है, आपने प्रतिबिंब पहले से बना रखा होगा एक बार। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि कैसे हम इसको याद रखेंगे। 6 केस को याद होना चाहिए क्योंकि इसके बीच में क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बनेंगे। आगे आने वाले लेक्चरों में इसके बेस्ड हम क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, तो वहां पर आप देखना कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से पुटअप करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा दो इसको। देखो अब इसका बहुत शॉर्ट तरीका खुद देखते हैं कि कैसे इसका हम प्रतिबिंब एक ही बार में याद रख सकते हैं। अब देखो बड़ा सा मैं बना रहा हूं, यहाँ पर ये हमारा क्या है? एक अवतल दर्पण है। ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ये अवतल दर्पण का हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर ये F हो गया और यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया? C। तो दुनिया बराबर दिख रही है ना? चलो ठीक है, ये हमारा हो गया C। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 6 केस बारी बारी से लेकर चल रहा हूँ। पहली बार जब वस्तु हमारी कहाँ पर होती है? अनंत पर, पहला केस। तो पहले केस का जो प्रतिबिंब कहाँ पे आके बनता है? फोकस पर। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे आके बनता है और बहुत छोटा सा प्रतिबिंब हमारा बनता है। ऊपर लाल वाला जो है वो वस्तु है और नीले कलर से जो लिख रहा हूँ वो हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। अब देखो दूसरा केस में जब हम वस्तु को थोड़ा सा और अंदर लेकर आते हैं, यानी वस्तु को अनंत और C के बीच में रखते हैं, दूसरा वाला केस, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है? C और F के बीच में बनता है। लेकिन अभी भी प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के मुकाबले कैसा बनता है? छोटा बनता है। अगला देखो, जब हम वस्तु को और थोड़ा अंदर लेकर आते हैं, वस्तु को कहाँ कर देते हैं? C पर, तीसरा वाला केस। जब वस्तु को C पर कर दिया तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ पर आकर बना? C पर, और सेम साइज का हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। पहले अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर।
जब वस्तु को हमने थोड़ा और अंदर लेकर आए अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी और एफ के बीच में, लेकिन अभी भी वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, छोटा। और जब वस्तु को हमने सी पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सी पर, और सेम साइज का प्रतिबिंब में यहाँ पर प्राप्त होता है। अगला, वस्तु को और अंदर लेके जाओ, वस्तु को हम क्या करते हैं, सी और एफ के बीच में रखते हैं। चौथा केस, तो प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत और सी के बीच में बनता है, और प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के मुकाबले कैसा बनता है, बड़ा। और अभी भी प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, आभासी, सॉरी प्रतिबिंब कैसा बना था, वास्तविक, इसीलिए मैं सीधी लाइन यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है। अगला केस देखो, जब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं, एफ पर, जब वस्तु को F पर रखते हैं, पचवां वाला केस, तो प्रतिबिंब जो था वो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे जाके बन रहा था, अनंत पर। ये प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा था, अनंत। ये कौन सी स्थिति है हमारी, ये स्थिति जो है, ये स्थिति हमारी कौन सी है, अनंत पर, इसीलिए डॉट खींचा है क्योंकि अनंत है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, अनंत पे है, इसलिए क्या खींचा हूं, इसको डॉट खींचा हूं। अगला छठा वाला केस देखो कि जब वस्तु हमारी P और F के बीच में होता था, ये छठा वाला केस, लास्ट वाला केस, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाकर यहाँ पे बनता था, और ये आभासी प्रतिबिंब बनता था, और कैसा बनता था, हमारा सीधा प्रतिबिंब बनता था। प्रतिबिंब आभासी और कैसा बनेगा, सीधा। देखो आभासी और वास्तविक का तरीका और बताऊं कब आभासी कब वास्तविक बनेगा। जिधर ये तुम्हारी मुख खच वाली रेखा हो गई, ये P से लेकर C वाली रेखा हमारी कौन सी, मुख खच वाली रेखा। अगर तुम मुख खच के ऊपर वस्तु लेते हो और प्रतिबिंब तुम्हारा नीचे बनता है, और यदि तुम वस्तु को नीचे लेते हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऊपर, मतलब तुम जिधर वस्तु लेते हो अगर उसके विपरीत दिशा में प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, वास्तविक होता है। तुम इसमें देख लो, अभी उत्तल दर्पण का बनाऊंगा तो उसमें भी देखना कि देखो जब वस्तु हमने ऊपर लिया है तो प्रतिबिंब 5 केस में नीचे बना था, तो पांचों केस में प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक। और छठे केस में प्रतिबिंब ऊपर बन गया, मतलब जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा बना, हमारा आभासी बना। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना। बस अगर चाहो पूरे को भूल जाओ, अगर इस बात को अगर सिर्फ इसी को 3-4 बार आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के 6 तरीके हमारे होते थे और 6 में प्रतिबिंब बन जाएगा। सिंपल देखो, ऐसे याद रखो, इसको देखते तुरंत याद हो जाएगा तुम्हें। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर। वस्तु सी और अनंत और सी के बीच में, तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब वस्तु सी पर, तो प्रतिबिंब सी पर। वस्तु सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में। वस्तु एफ पर, तो प्रतिबिंब अनंत पर। वस्तु पी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा, और कैसा बनने लग जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनना क्या होगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। ये इतने केस थे हमारे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण के। नोट कर लीजिए आप एक बार इसको। हो गया, तो मिटा दो इसको। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो हेडिंग लगा लो कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हेडिंग लगा लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। देखो, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे क्या होंगे, 4 रूल निकल के आते हैं। पहले जल्दी से बताते रहा हूँ 4 रूल क्या होता है। पहला रूल हमारा होता है कि मान लो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण अंदर की तरफ से पालिश कर दिया, परावर्तक सतह कैसा उभरा हुआ है, ये इसका हो जाएगा मुख खच, यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा C। अगर कोई भी किरण मुख खच के समांतर आती है तो अपरावर्तन के पश्चात ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जो कि बाहर की तरफ ये फैला देता है। तो अगर कोई भी किरण मुख खच के समांतर आएगी तो फोकस से जाती हुई ये किरणें हमारी कैसी होती है, प्रतीत होती है। पहला नियम। उसी का जस्ट उल्टा कर लो। दूसरा नियम, मान लो कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख खच हो गया P, यहाँ पर F, और यहाँ पर ये हो गया हमारा C। अगर कोई भी किरण सीधा हमारा फोकस से आकर पड़ती है या फोकस में पड़ती हुई प्रतीत होती है तो अपवर्तन के बाद वो किरण हमारी कैसी हो जाती है, मुख खच के समांतर हो जाती है। तीसरा हमारा नियम है यहाँ पर कि तीसरा नियम, ये मान लो हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण, ये इसका हो जाएगा हमारा P ध्रुव, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई भी किरण जो है वो सीधा वक्रता केंद्र पर जाकर पड़ती है, अगर कोई भी किरण सीधा वक्रता केंद्र पर पड़ती हुई प्रतीत होती है तो जिस मार्ग से आया था वापस उसी मार्ग से वापस क्या होता है, लौट जाता है। वही सब नियम हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। और चौथा वाला क्या होता है कि ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पर ये हमारा उत्तल दर्पण,
ये मुख्य अक्ष, ये P हो गया, ये F हो गया और यहाँ पर ये हमारा C। अगर कोई किरण सीधा ध्रुव पे आके पड़ता है तो ध्रुव पे पड़ने वाला किरण जितना कोण यहाँ से बनाएगा उतना ही कोण से नीचे की तरफ हमारा क्या हो जाएगा, आपतित हो जाएगा। तो ये सॉरी परावर्तित हो जाएगा, तो ये कोण हमारा बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से देखो 4 नियम हमारे ये होते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो नोट करो जल्दी से, नोट कर लिया। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमारे केवल 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब यहाँ पे बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। पहला होता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पे हो, पहला केस। तो देखो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, अंदर की तरफ से पॉलिश कर दिया, ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये P हो गया, ये F हो गया और ये C। यहाँ पर फिर उस बात का ध्यान रखना कि जितना हमारा PF होगा उतने हमारा कितना हो जाएगा FC। ठीक, वस्तु को हम कहाँ पे रखते हैं, अनंत पर। यहाँ कहीं पर वस्तु को अनंत पे हमने रखा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो कि वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। ये बात मैं आगे बताया नहीं था। वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं साइड। चाहे वो हमारा दर्पण हो या लेंस हो, चाहे जो दर्पण हो चाहे जो लेंस हो, हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, बाएं साइड। तो यहाँ से जो भी किरण हमारी चलेगी, पहली किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। मान लो दूसरा किरण है, वो किरण भी हमारा अनंत से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से, ये भी किरण जो होगी, ये भी किरण हमारी परावर्तन के पश्चात ये किरण भी फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो दोनों किरणें हमारी फोकस पर आकर मिलेंगी तो यहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसकी प्रकृति लिखनी है, तो प्रकृति में फिर वही 3 बातें कि पहला प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। चूंकि मिलता नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी, और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा। दूसरा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा वो हमारा फोकस F पर बनेगा, फोकस F पर बनेगा। प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस F पर बनेगा। और तीसरा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कैसा होगा, छोटा। वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। लगभग कैसा बनता है, बिंदु साइज का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा केस हमारा होता है, दूसरा केस है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, अनंत व ध्रुव के बीच हो, तब देखो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण का हमारा मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पर P, यहाँ पर F और यहाँ पर हो गया C। वस्तु को मान लो यहाँ पर हमने वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। तो अनंत और P के बीच में कहीं रखना था, तुमने कहीं पर उठाकर रख दिया। ये अनंत हो गया, ये हमारा P हो गया। अब चाहे तुम वस्तु को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, सेम बनेगा। देखो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरी किरण को हम कहाँ से निकल चले जाते हैं, वक्रता केंद्र C से। तो अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग पर वापस क्या होती है, लौट आती है। आगे बढ़ाओगे तो C से जाता हुआ प्रतीत होगा, तो दोनों किरणें जहां पर कटेंगी वहीं पर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसकी प्रकृति लिखेंगे, तो प्रकृति में वही 3 चीज। पहला, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा। दूसरा कि प्रतिबिंब हमारा कहां पर बन रहा है, प्रतिबिंब P व F के बीच में, P व F के बीच में। और तीसरा जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और इसमें जो होते हैं वो सिर्फ हमारे 2 ही केस बनते हैं, बस यही 2 केस में बनता है। और हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब में प्राप्त होता है। बस 2 ही केस होते हैं। अब चाहे तुम वस्तु को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, सारे अनंत और P और अनंत के बीच में हो जाएगा, तो प्रतिबिंब हमारा P और F के बीच में आकर यहीं पर बनेगा। और हमेशा देखो आभासी। अच्छा देखो दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि अगर जिधर तुम वस्तु रखते हो उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। देखो वस्तु को हमने मुख्य अक्ष के ऊपर रखा तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना, मुख्य अक्ष के ऊपर बना, आभासी हो गया। अगर यही प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनता तो प्रतिबिंब कैसा होता, वास्तविक होता। तो ये था हमारा कि गोलीय दर्पण द्वारा हम किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। और गोलीय दर्पण में 2 होता था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हमने देख लिया। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आगे आने वाले लेक्चरों में इस सारे क्वेश्चन को हम लेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।